नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है हम बने एक दूजे के लिए और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये चौथा और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले के तीनों पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से तीनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उस आदमी ने कहा, तेरे सभी सवालों के जवाब अभी बॉस देंगे, अभी चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहे। और ये कहकर वो चला गया। मृदुल रौनक के पास पहुंचा और उसे फिर से उठाने लगा। रौनक हल्की सी कुनमुनाई, उसे हल्का हल्का होश आ रहा था। मृदुल ने रौनक को आवाज़ लगाई। रौनक ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। उसके भी मुंह पर टेप चिपका हुआ था। मृदुल ने किसी तरह अपने दांतों से उसका टेप छुड़ाया। रौनक का मुंह खुलते ही वह रोने लगी। मृदुल ने कहा, रौनक, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। मैंने इंस्पेक्टर को चलते समय फ़ोन कर दिया था, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। रौनक को अचानक अपने पापा की याद आई और वो बोली, मृदुल, पापा कहाँ हैं? पता नहीं रौनक, जब मुझे होश आया तो कमरे में तुम और मैं ही थे। तभी अचानक 3 लड़के कमरा खोलकर कमरे में आए। रौनक और मृदुल को खींच करके ले जाने लगे। मृदुल ने चीखा, हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो? उनमें से एक लड़का बोला, चुपचाप चलता रहे, ज़्यादा चूं चपड़ की तो यही कहानी ख़त्म कर दूंगा तेरी। बॉस ने बुलाया है, चल। लगभग 50 मीटर चलने के बाद मृदुल और रौनक एक बड़े से हॉल में थे। वहाँ पर लगभग 30 लड़के खड़े थे और उन सब का बॉस सबसे पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके पीछे बहुत तेज़ रोशनी जल रही थी, जिससे सबकी आंखें चुंधिया रही थी और उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसने काले रंग का कोट पैंट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा लगा था। मृदुल ने बहुत गौर किया, परंतु उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि उसके पीछे से बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी और कोई भी उसे गौर से नहीं देख पा रहा था। अब मृदुल ने पूरे हॉल में अपनी नज़रें दौड़ाई। अचानक वह चौंक पड़ा, क्योंकि कार्तिक भी वहीं पर था। तो क्या कार्तिक इस आदमी के लिए काम करता है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है? और ये है कौन? मृदुल का दिमाग फटने लगा। खोल दो इन दोनों को, भर्राई सी आवाज़ गूंजी, जो उस व्यक्ति के मुंह से निकली थी जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। तुरंत ही उसका एक गुर्गा आया और दोनों की रस्सियां खोल दी। रौनक तो दौड़ के आकर मृदुल से चिपट गई। वह काफ़ी सहमी सी लग रही थी और बहुत ही घबराई हुई भी थी। खैर, घबराया तो मृदुल भी था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मेरी पत्नी के पीछे पड़े हो? हम कौन हैं ये छोड़ दे, हम क्या चाहते हैं ये तेरे लिए जानना ज़रूरी है, बॉस ने कहा। उसकी आवाज़ बड़ी सर्द थी, ऐसी कि रौनक के पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। हम तेरी मौत चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों को यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रौनक बोली। क्योंकि तुमने हमारे लड़के को देख लिया है और तुम हमारे खिलाफ सबसे बड़े गवाह हो, और मैं अपने धंधे में आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। बॉस घुर्राया। रौनक हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, वादा करते हैं। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हंसते हुए, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हाथ में आए गवाह को छोड़ दें। उसकी हंसी रौनक के तन बदन को सिहारने के लिए काफ़ी थी। ख़त्म कर दो इन दोनों को, अचानक बॉस ने चिल्लाकर हुक्म दिया। उसकी आंखों से जैसे अंगारा निकल रहा था। एक लड़का बड़ी सी चाकू लेकर लपका और मृदुल के पास पहुंचकर जैसे ही उसको चाकू मारने ही वाला था, तभी धाएं सनसनाती हुई गोली उसके हाथ में लगी और उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। सब चौंक पड़े और सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठी। वह इंस्पेक्टर कुमार हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था।
उसके पीछे करीब 25 पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े थे। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और पुलिस वाले पूरे हॉल में सबको घेर कर खड़े हो गए। कुमार आराम से चलता हुआ आया और बोला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम अंदर कैसे आए और हमारे आदमी कहाँ हैं? बॉस आश्चर्य से चिल्लाया, तुम्हारे सारे आदमी या तो मारे गए या फिर पुलिस की कस्टडी में है। अब तुम्हारी बारी है बॉस, कुमार ने शांति से कहा। सब चौंक गए और सब ने सबसे ज़्यादा चौंका, बॉस तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। मृदुल और रौनक को का तो बुरा हाल था। उन्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। अरे पात्रा, वो ये पीछे वाली लाइट बंद करके नॉर्मल लाइट जलाना जरा, ये दोनों भी तो देख लें इसका असली चेहरा, कुमार ने अपने सिपाही से कहा। उसके चेहरे पर ना समझ में आने वाला एक मुस्कान थी। पात्रा ने तुरंत ही आदेश का पालन किया और जैसे ही पीछे की लाइट बंद कर हॉल की लाइट जली, सब उछल पड़े और सबसे ज़्यादा उछली रौनक। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, पापा आप? जी हाँ बॉस, और कोई नहीं। रौनक के पापा शेखर था। मृदुल का तो सदमे से बुरा हाल था। रौनक जब सदमे से बाहर निकली और स्थिति का अंदाजा होते ही फफक फफक कर रो पड़ी और चीखी, क्यों, आखिर क्यों? आपको ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई पापा? बोलो ना पापा, क्यों किया आपने ऐसा? मत कह मेरे अपनी गंदी जुबान से पापा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे सख्त नफरत है तुझसे और तेरी इस शक्ल से, शेखर ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखों में रौनक के लिए सारे जहां की नफरत भरी पड़ी थी। 20 साल तक मैंने तेरे मुंह से यह शब्द सुने हैं, मुझे नफरत हो गई है पापा शब्द से, और तेरे मुंह से तो यह सुनकर तो जैसे मेरे कानों में पिंगला शीशा डाल दिया हो। शेखर दांत पीसकर बोला, लेकिन क्यों? आप तो मुझे बेहद प्यार करते थे, फिर क्यों? क्यों आप मेरे लिए अपने दिल में ऐसी नफरत पाल के बैठे थे? बताइए। रौनक पागलों की तरह चीखे जा रही थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं। रौनक का सदमे से बुरा हाल होता। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी कभी होगा और उसके पापा खुद ही उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़े होंगे, क्योंकि तेरी माँ ने मेरे साथ खेल खेला था। और हाँ, एक बात, ना मैं तेरा बाप हूँ और ना ही तू मेरी बेटी है, तू सिर्फ अपनी माँ की बेटी है। जानना चाहती है क्या हुआ था? तो सुन। तेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब तू 6 महीने की थी तो उनकी फ्लाइट क्रैश में मृत्यु हो गई थी। मैं तेरे पापा की कंपनी में नौकरी करता था। मुझे पता था कि तेरे पापा के पास बहुत पैसा था और अब वो सारा पैसा तेरी माँ के नाम हो गया। मैंने तेरी माँ को किसी तरह अपने जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। दिल पर पत्थर रख कर तुझको अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोच रखा था कि मौका मिलते ही तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा और सारी दौलत का मालिक बन जाऊंगा। जब भी तुझे देखता तो मेरे सीने पे सांप लौट जाता। लेकिन पता नहीं कैसे 1 साल बाद तेरी माँ को मेरे इरादों की भनक लग गई कि मैंने उससे पैसों के लिए प्यार का झूठा दिखावा किया था और दिखावे की शादी की है। बस उसी दिन से वो सतर्क हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी और ये शर्त लगा दी कि जब तक तेरी शादी होगी तब तक तू ये पैसा नहीं निकाल पाएगी। जब तेरी शादी होगी तब तू ये पैसा निकाल पाएगी, वो भी अपने पति की सहमति से। और फिर मेरे सारे खाते बंद करवा दिए। अब मैं एक एक पैसे का मोहताज हो गया और हर चीज़ के लिए तुम्हारी माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही मेरे हाथ से निकल गया था।
शेखर बोले जा रहा था और मृदुल और रौनक आंखें फाड़े उसे देखे जा रहे थे, जैसे वह कोई अजूबा हो। और इसी वजह से तुमने रौनक की मम्मी का खून कर दिया? अचानक से इंस्पेक्टर कुमार बोला। उसके चेहरे पर तो जैसे रहस्य ही रहस्य रहता था। शेखर चौंक पड़ा और साथ में चौंक पड़े मृदुल और रौनक। शेखर बोला, ये तुम्हें कैसे पता चला? उसे आश्चर्य हो रहा था। कुमार मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें याद है मृदुल, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर गया था तो तुमसे पानी मांगा था। दरअसल मैंने तुम्हारी शर्ट पर रौनक के बाल देखे थे, जो शायद टूटकर तुम्हारी शर्ट से चिपक गया होगा। तुम्हारे अंदर जाते ही वह बाल मैंने ले लिया और जब तुम्हें और रौनक को लेकर मैं घटना स्थल पर पहुंचा था, मैंने वहां से लाशें निकलवाई। पोस्टमार्टम में सभी लड़कियों की मौत 1 से 2 साल के भीतर ही हुई थी, लेकिन एक लाश जिसमें ऐसा भी थी जिसकी मौत लगभग 15 साल पहले हुई थी। उस लाश का सिर्फ कंकाल ही बचा था, बाकी सब खत्म हो चुका था। मेरा माथा घूम गया। मैंने उसकी उम्र निकलवाई तो लगभग 30 वर्ष की थी और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और अचानक मुझे उस बाल की याद आई जो मैंने उसका भी डीएनए टेस्ट करवाया। तब रिपोर्ट आई तो मैं चौंक गया कि यह कैसे हो सकता है कि उस लाश का और तुम्हारे बाल का डीएनए सेम है। मुझे लगा हो ना हो इन सारे मौतों का कोई ना कोई कनेक्शन रौनक से ज़रूर है। मृदुल और रौनक कुमार को ऐसे देख रहे थे जैसे छोटा सा बच्चा जादूगर की जादूगरी देखकर आश्चर्य से देखता हो। बस एक बात समझ में नहीं आई कि हत्या क्यों की गई। कुमार ने बोला, क्योंकि इसकी माँ ने मुझे एक एक पैसे को तरसा दिया था। उस दिन मैं उससे पैसे ही मांग रहा था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी अय्यासियों के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी, और हमारा इसी बात पर झगड़ा हो गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में चाकू उसके पेट में घुस गया और वो वहीं पर मर गई। शेखर दांत पीसकर बोला, मैं बुरी तरह से डर गया और फिर मैंने रात के अंधेरे में उस सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी लाश को उस गड्ढे में दफना दिया और फिर पोस्टमार्टम हाउस में मैं एक ऐसी लाश ले आया जिसका चेहरा एक्सीडेंट में बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वो कद काठी में बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी थी, और चारों तरफ खबर फैला दी कि एक्सीडेंट में मेरी पत्नी मर गई। रौनक का सब्र जवाब दे गया। दुख और सदमे से वह चीख पड़ी, तुम इंसान नहीं हैवान हो। तुमने मेरी माँ को मार दिया, मुझसे मेरी माँ छीन ली। आज तक मैं तुझे अपने पापा जैसा प्यार करती रही। रौनक बुरी तरह टूट चुकी थी। वह पागलों की तरह चीखी जा रही थी। उसकी आंखों से गंगा जमुना फूट पड़ी। चुप, बिल्कुल चुप। नफरत थी मुझे तेरी माँ से। उसने मेरे इरादों को नाकामयाब कर दिया। कहने को तो मैं करोड़पति था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे भिखारी बना दिया था, जो अपने लिए एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकता था, और तू करोड़पति थी। उसने ऐसा लीगल वसीयत तैयार करवाई जिसमें साफ साफ गेम खेला गया कि मुझे तुझको तब तक पालना पड़ता जब तक तेरी शादी ना हो जाती। अगर बीच में तुझे कुछ भी हो जाता तो सारा पैसा किसी ट्रस्ट में चला जाता, और मैं ना चाहते हुए तुझे पालने लगा। हर समय तू मेरी आंखों में कांटा बनकर चुभती रही, लेकिन मैं मजबूर था। तभी एक सिपाही कार्तिक के पापा को पकड़ कर ले आया। सर, इसे आप लाने के लिए बोले थे, मैं ले आया, सिपाही बोला। कार्तिक चौंक गया और साथ में चौंक गए रौनक और मृदुल, और शेखर का हलक उसको देखकर ही सूख गया था। गुड, वेरी गुड, कुमार बोला। इसे पहचान रहे हो? कुमार ने रौनक और मृदुल से एक साथ पूछा। जी, कार्तिक का बाप है, मृदुल बोला। इंस्पेक्टर कुमार मुस्कुराया और बोले, पता है रौनक, ये कार्तिक का बाप नहीं है। इंस्पेक्टर कुमार के होठों पर गजब की स्माइल थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक चिहुक गई। मृदुल भी चौंक कर कुमार को देखने लगा। जी हाँ, ये है भंडारी
जो बहुत बड़ा शराब का सप्लायर है। इसे मैंने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। तुम्हें पता है रौनक, जो तुम्हारी शादी कार्तिक के साथ हो रही थी, वो भी एक धोखा था। दरअसल भंडारी से शेखर ने 20 लाख रुपए लिए थे कार्तिक के साथ शादी के बदले। क्यों शेखर, सही बात है ना? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, भंडारी बोला। मैं और शेखर एक दिन बैठकर शराब पी रहे थे और शेखर ने ज़्यादा पी ली, उसे चढ़ गई थी। तब वह अपनी मरी हुई पत्नी को गालियाँ दे रहा था। मैंने उससे कारण पूछा तो वह नशे में सब बकता चला गया और मैं लालच में आ गया और मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने कहा, अगर तू मुझे उन पैसों में से 1 करोड़ दे तो मैं तुझे तेरी पत्नी की सारी दौलत दिलवा सकता हूँ। उसने हामी भर दी। तब मैंने रौनक की शादी कार्तिक से करने का प्लान बनाया और कार्तिक को अपना बेटा बना कर लाया। लेकिन शेखर बहुत ही मक्कार था। उसने कहा, दुनिया को दिखाने के लिए तो मुझे शादी में खर्च करना ही पड़ेगा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब मैंने शेखर को 20 लाख रुपए उधार दिए और तय हुआ कि इसमें से 10 लाख रुपए का सामान बतौर दहेज मुझे वापस मिलेगा, जिसमें एक कार भी शामिल थी। लेकिन शेखर महाधूर्त, उसके मन में खोट आ गया और उसने सारा पैसा हड़प लिया और सिर्फ 5 लाख रुपए ही खर्च किया। उसकी यह हरकत देखकर मेरा पारा चढ़ गया और मैं आपे से बाहर हो गया और शेखर को भला बुरा कहने लगा, क्योंकि न गाड़ी थी और ना ही खास व्यवस्था। शेखर ने सारे पैसे बचा के रख लिए थे। जब मैं शेखर के ऊपर गुस्सा हो रहा था, तभी रौनक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भड़क गई और उसने शादी से इनकार कर दिया। रौनक को याद आ गया कैसे भरे मंडप में उसने शादी के लिए मना कर दिया था। मैं क्या करता, मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। तभी मैंने देखा कि मृदुल के पापा ने शादी करने की पेशकश कर दी है और मृदुल और रौनक की शादी हो गई। हमारा प्लान मिट्टी में मिल गया। रौनक से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो धम से ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। वह फूट फूट कर रोने लगी। सदमे से उसका बुरा हाल था। मृदुल ने उसे प्यार से उठाया और अपने सीने से चिपका लिया। रौनक रोते हुए बोली, मृदुल, क्या कोई पैसे के लिए इतना गिर जाता है कि ऐसे कर दे? अरे क्या हुआ कि मैं इनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन मैं तो इन्हें पापा मानती थी। क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? दुख और सदमे से उसका कलेजा फटा जा रहा था। वह जार जार रोए जा रही थी। उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। मृदुल के पास उसके मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसका खुद का सदमे से बुरा हाल था। रौनक की बात सुनकर उसकी भी आंखें भर आई। उसे रौनक के लिए बहुत दुख हो रहा था। उसने रौनक को अपनी बाहों में कस लिया और सोचने लगा कि स्वार्थ में आदमी कितना गिर जाता है कि प्यार को भी भूल जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें उन 25 लड़कियों को मारने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कुमार ने शेखर से सवाल किया। दरअसल जब रौनक की शादी मृदुल से हो गई तो ये भंडारी अपने 20 लाख रुपये वापस मांगने लगा और मेरे पास तो पैसे थे नहीं। जो भी इसने दिए थे सब शराब और शबाब में उड़ चुके थे। तब मैंने ही लड़कियों को लूटने का प्लान बनाया और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्हें लूटने के बाद उनकी हत्या करके उसे गड्ढे में लाश दफना दिया करता। बाद में एक हॉस्पिटल में मेरी सेटिंग हो गई और मैं उनके अंगों को निकाल कर बेचने लगा और मुझे मोटा मुनाफा होने लगा। और ये काम मैं खुद नहीं करता था। हर एक लूटने में मैं लुटा हुआ माल लड़कों को दे देता था। उस दिन रौनक के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन कार्तिक की नीयत उस पे खराब हो गई और वह रौनक का रेप करने चला गया। जहाँ पर मौका पाकर रौनक भाग गई और फिर आज उसी की वजह से मैं पकड़ा गया। आपको कैसे शक हुआ कि रौनक का पापा यानी कि शेखर ही बॉस हैं? मृदुल ने इंस्पेक्टर से पूछा। जब रौनक ने अपने साथ हुई घटना बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ।
कि सिर्फ बदला लेने के लिए ही रौनक को पकड़ा गया था। और उसकी बात सुनकर मेरा माथा घूम गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ बदला लेने के लिए कोई ऐसा कर सकता है क्या। मैं उस जगह गया जहाँ पर यह घटना घटी थी, और जब मैं जांच कर रहा था तभी मुझे ज़मीन पर एक कोट का बटन मिला। मैंने झुककर उसे उठाया, तभी मुझे पैरों के हल्के से निशान दिखाई पड़े जो घास की तरफ जाकर गुम हो गए थे। मैं उन्हें गौर से देखने लगा तो मुझे दिखा कि जिधर से लाश खींचकर गड्ढे में डाली जाती थी, वहाँ की घास हल्के से दब गई थी। और मुझे एक कौवा भी दिखा जो गड्ढे से मांस नोच कर ले जा रहा था। बस मैंने तुरंत ही गड्ढे में से लाश निकलवा दी। फिर जब मैं तुमसे पूछताछ करने तुम्हारे घर आया तो मैंने रौनक से पूछा कि किसी लड़के ने कोट पहना था। उसने मना कर दिया। मैं समझ गया कि कोई एक शख्स और है। जब शेखर से मिलने उसके घर गया तो अचानक मेरी नज़र उस कोट पर पड़ गई जिसका एक बटन मेरे पास था। उस कोट में भी एक बटन कम था। और फिर मुझे उस औरत की मौत, उसका रौनक से डीएनए मिलना और तुम्हारा इन हत्याओं से रिश्ता भी समझ आ गया। मुझे समझते देर नहीं लगी कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। इसी वजह से तो मैंने तुम्हें सुरक्षा दी ताकि शेखर बौखला के कोई गलत कदम उठाए और मुझे उसका ठिकाना और उसे रंगों हाथों पकड़ने का मौका मिल जाए। तुम्हें मेरे इस ठिकाने की जानकारी कैसे हुई? शेखर ने कुमार से पूछा। शक तो तुम पर पूरा पूरा था, पर जब तुम अचानक मृदुल के घर धमक पड़े तो मेरा शक और भी गहरा गया। मैंने तुरंत मृदुल की मम्मी पापा को फ़ोन करके रौनक पर हुए हमले की सूचना दी और सारी स्थिति बताई कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मृदुल और रौनक की चिंता थी। बस वो भागे और शाम तक यहाँ पहुँच चुके थे। अब 24 घंटे रौनक तुम्हारी मम्मी यानी कि अपनी सास के साथ रहती थी। तो शेखर का रौनक को मारने का प्लान फेल हो गया। तब उसने बाहर जाने के लिए रौनक को उकसाया और मृदुल को मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन मृदुल ने मुझे बता दिया था, इसलिए मैंने अपना आदमी सादे वस्त्रों में तुम दोनों के पीछे लगा दिया, जो पल पल की अपडेट मुझे दे रहा था। जब इसने तुम्हारे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई तब भी वो वहीं था। उसने ही मुझे यहाँ के आने की सूचना दी। मैं सही समय पर हाजिर हुआ। कुमार अब भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन ये भी तो बेहोश हुआ था, मृदुल ने कहा। ये बेहोश नहीं हुआ था, जिसने बेहोशी का नाटक किया हुआ था, जिससे तुम्हें शक ना हो। अचानक जैसे रौनक का दिमाग घूम गया हो, उसने झपट कर शेखर का गिरेबान पकड़ लिया। तड़ातड़ चांटे बरसाने लगी। हिस्ट्री आई, अचानक से चिल्लाई, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा मेरे माँ को? क्यों बना दिया अनाथ मुझे? लालची, स्वार्थी। अगर तू एक बार भी बोल देता कि मुझे दौलत चाहिए तो मैं उफ तक नहीं करती, लेकिन चंद सिक्कों के लिए तूने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक बच्ची को उसकी माँ की ममता से अलग कर दिया। तू इंसान नहीं, हैवान है, दरिंदा है। तूने मासूम लड़कियों की जान ली है। थू है तुझ पे, अकथू। और सचमुच रौनक ने शेखर के मुंह पर थूक दिया। उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब छूट पड़ा हो। मृदुल से रौनक की हालत देखी नहीं गई और उसने रौनक को किसी तरह संभाला। ऐसा लग रहा था कि रौनक का मानसिक संतुलन खराब हो गया हो, और हो भी क्यों ना, उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया, और खेलने वाला भी कौन? जिसे वो अपना पापा मानती थी और जिसकी उंगली पकड़कर वो अपने आप को सुरक्षित समझती थी। फिर कुमार ने सबको गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गया। दूसरे दिन रौनक को उसकी माँ की लाश सौंप दी गई। लाश क्या थी, केवल हड्डियों के कंकाल ही था, बाकी सब तो खत्म हो गया था। जिसका अंतिम संस्कार मृदुल ने विधि विधान से किया और रौनक का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रौनक की सास और ससुर राजेश ने उसे समझाया, फिर उन्होंने धीरज बंधाया। मृदुल जानता था कि रौनक किस दौर से गुजरती है।
और उसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो वो मृदुल्य की है। और मृदुल्य रौनक के साथ खड़ा रहा, अडिग अचल निरंतर। उसने रौनक को अपने सीने में भींच लिया और बोला, रौनक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा आज से तुम्हारे मम्मी पापा हैं। और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। तुम मेरी हो रौनक, सिर्फ मेरी। और मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जो किसी भी पैसे का मोहताज नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, आज से सब भूल जाओ और मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो और हमारा प्यार हो, बस। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। और फिर तुम्हें भी तो पापा को पोता देना है और मुझे भी तो बाप बनना है। रौनक मृदुल से लिपट गई। सच है, मृदुल और उसका परिवार किसी देवदूत की तरह रौनक की ज़िंदगी में आया था और मृदुल तो उस पे जान देता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह बड़ी खुशकिस्मत थी कि उसे भी मृदुल जैसा जीवन साथी मिला था, जो सुख में दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा मिलता था। रौनक सोचती रही कि जिसे अपना समझा वो पराया निकला, और जो पराये थे कैसे अपने हो गए। सच है, प्यार में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं, और स्वार्थी इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकता। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।